बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। PST JEST 2020-2021 जॉब वैकेंसीज, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन चल रही है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता होने वाला है। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के साथ साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है। नेक्स्ट वीक में जाके हम जो है वो साइंस को भी इसमें शामिल कर लेंगे। बड़े स्मूथ तरीके से सारा काम हो रहा है। गर्ल्स का अलग जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और बॉयज़ का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। बड़ा पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट है और माशाल्लाह सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप भी अपने फ्यूचर से सिंसियर हैं, सीरियस हैं, रेस्पॉन्स करना जानते हैं, टाइम देना जानते हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो के नीचे ही जो है वो आपको बॉयज़ का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। गर्ल्स के लिए आपको जो है वो रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स का इशू सेंसिटिव होता है, इसलिए उसके लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता करें, सर हसीब से रब्ता करें, और जो है वो इनसे रब्ता करें, इनके भी हाला सिटी से जो है। ठीक है। अब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 किसका है? ये मैथ्स 6 चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स को फोकस करें, उसी में से हमारा टेस्ट बनेगा। ठीक है। तो टेस्ट जो बनाने वाले होंगे ऑब्वियस सी बात है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 की मैथमेटिक्स उठाएंगे और उसी में से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो वही काम हमने भी कर लिया। हमने जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 की मैथ्स ले ली, चैप्टर नंबर 1 उसका सेट्स वाला उठा लिया और उसको रीड आउट किया। तो ये 20 सवाल उसमें से निकले जो मेरे पास पड़े हुए हैं। ये सारे 20 सवाल मैंने 20 क्वेश्चन मैंने उसी में से निकाले। इसका टेस्ट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह होने वाला है। तो ये 20 सवाल हैं क्या? ये 20 सवाल हमें सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सवाल मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख रहा हूँ और अपने आप को आप एनालिसिस कर लीजिएगा। उन्हीं सवालात को मैं एक्सप्लेन करूँगा, एग्जाम्पल्स दे दे के समझाऊँगा और सारी पिक्चर जो है ना आपके सामने आ जाएगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो रोक रोक के लेक्चर को नोट करें और मुस्कुराते रहें। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल जो है वो आपसे बोल रहा है एक्सरसाइज 1.1 से। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, पढ़िए ज़रा, आपको पता चलेगा। सेट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया और कब दिया? पहला सवाल, क्या आपको पता है? दूसरा सवाल, सेट की डेफिनेशन क्या है? तीसरा सवाल, क्या आपको सेट और उसके एलिमेंट्स के नोटेशंस के बारे में पता है? अब सेट और एलिमेंट्स के नोटेशन तो जब बताएंगे जब नोटेशन का पता होगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको एक पेपर में आके कोई समझाएगा थोड़ी कि नोटेशन का ये मतलब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेट का जो आप नाम देते हैं वो आप कैसे देते हैं? सेट के जो एलिमेंट्स का नाम देते हैं वो आप कैसे देते हैं? और सेट के एलिमेंट होते क्या हैं? ठीक है। उसके बाद फिर कुछ अल्फाज हैं जैसे कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। क्या आपको इनके सिंबल्स का पता है? ठीक है, नहीं पता, बिलोंग्स टू। अच्छा, एलिमेंट्स अगर आपने लिखने हो सेट के तो वो आप कैसे लिखेंगे? क्या आपको पता है? क्या उसके रूल्स पता हैं? आप बोलेंगे सर बड़ा ही आसान है, बस ये कर दिया। नहीं भाई, आप ज़रा सुनिएगा, तफसीलात बताऊंगा। टेबुलर फॉर्म क्या है? क्या आपको पता है? ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है? सबसे आसान लगता है। ठीक है, हो गया। एम्प्टी सेट क्या है? वॉइड सेट क्या है? नल सेट क्या है? सिंगलटन सेट क्या है? क्या आपको पता है? अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नल सेट की या वॉइड सेट की या एम्प्टी सेट को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं हम? कि अगर आपके सामने लिख दिया जाए तो आप पहचान लेंगे कि किस सेट की बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये बता दीजिए आप। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगला है इक्विवेलेंट सेट्स को आप सिंबल्स की ज़बान में अगर लिखना चाहे, अब सिंबल क्या होते हैं ये भी एक सवाल है।
सिंबल्स की ज़बान में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है। अब देखें, ये जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहा हूँ ना, कुछ लोग तो खुश हो रहे होंगे, हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। कुछ लोग टेंशन में आ रहे होंगे, टेंशन में मत आइए, ये मैं इनके जवाब अभी बता दूंगा। यही तो बात है, मैं पहले पता होना चाहिए हम खड़े कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं। ये तो जब पता चलता है जब क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसेट क्या है और सुपरसेट क्या है, क्या आपको पता है इसका। अगला सवाल, सबसेट को सिंबल्स की ज़बान में आप कैसे लिखेंगे, आप ये बता दीजिए। उसके बाद जो है अगला सवाल के एक सेट जो है वो खुद भी अपना ही सबसेट भी होता है। एक सेट जो है, जैसे सेट ए है, वो खुद भी जो है अपना एक सबसेट होगा। इसको आप सिंबल्स की ज़बान में कैसे लिखेंगे। अब सिंबल्स की ज़बान में लिखना तो एक दीगर बात है, पहले तो यही हैरत अंगेज बात है कि एक सेट जो है वो अपना ही सबसेट भी है। देखते हैं अभी, सब आते हैं, सब चीज़ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, सुपरसेट क्या है भाई, बता दीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि आप सुपरसेट को अगर सिंबल्स की ज़बान में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रॉपर सबसेट क्या है ये भी बता दीजिए। फिर ये है कि आप प्रॉपर सबसेट को सिंबल्स की ज़बान में कैसे लिखेंगे, या अगर सिंबल्स की ज़बान में आपको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर सब ये सेट आपको दिया जा रहा है, बताइए ये कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि कोई आपको एग्जाम में आके थोड़ी ना बताएगा कि इसका मतलब ये है। फिर अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 20, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। यहाँ पर ये 20 सवालात मैंने निकाले, वन बाय वन इनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ और उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये लेक्चर आपने अच्छे से सुन लिया तो इंशाल्लाह ये जो मेरे ग्रुप में अभी मौजूद हैं और जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये उनको PDF फॉर्म में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर डिस्कशन चलेगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे ग्रुप के अंदर। और इस पे आपको अगर इसके जवाबात आप दे देते हैं तो इजीली फिर आप इंशाल्लाह फिर हम अगला स्टेप नंबर 2 में आपकी 6 क्लास की बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, तो इसका टेस्ट पेपर जो है नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये किसने दिया हमारे पास जो है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये तो हमारे पास, मैं इसकी ज़रा स्पेलिंग चेक कर लूँ। अब अंग्रेज़ों के नाम है भाई, मुझे तो इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, गलती का इम्कान ना हो, तो मैं ज़रा इसकी स्पेलिंग निकाल लूँ। क्या है ये हमारे पास, ये सेट दिया है आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ जॉर्ज कैंटर साहब, जॉर्ज कैंटर। देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने स्पेलिंग चेक की, डाउट हो रहा था मुझे, कोई परेशानी, थोड़ी सी शर्मिंदगी मंजूर है भाई, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। कितनी दुनिया का नुकसान हो जाएगा अगर मैंने गलती कर दी। तो पहला सवाल ये कि भाई सेट का कॉन्सेप्ट दिया है किसने था, ये थे जॉर्ज कैंटर साहब, जॉर्ज कैंटर। इसी से दूसरा रिलेटेड कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कब था, 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में दिया था, 19वीं सदी में इन्होंने ये दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब आ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या है, ये कलेक्शन है, एक वर्ड। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि ये क्या है तो आप बताएं सर ये मार्कर है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इससे करते क्या है, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये है क्या, ये मार्कर है, ठीक है। तो सेट क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब है इज्तिमा, इज्तिमा, इज्तिमा वर्ड निकला है मजमूए से, इसका मतलब है जमा कर देना या एक जगह पर इकट्ठा कर देना, गैदर कर देना। कलेक्शन किन चीज़ों का, ऑब्वियस सी बात है एक चीज़ तो एक जगह गैदर नहीं होगी, कलेक्शन के अंदर बहुत सारी, कम से कम 2 चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती हैं। अब ये बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें जो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ हो,
और वेल डिफाइंड, जिसकी आपके पास डेफिनेशन भी हो, जिसके बारे में आप बता सकते हो। मिसाल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पर आप जो है वो क्या करते हैं, आलू, प्याज, भिंडी, ये सब एक जगह आप इकट्ठे कर देते हैं। क्या? आलू, प्याज, भिंडी, अदरक, धनिया, पुदीना, ये क्या है? ये कलेक्शन है। ठीक है, एक जगह आपने इकट्ठा कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो आपने इकट्ठी कर दी, मैं आपसे पूछूँ ये क्या है? आप बोलेंगे ये सेट है। किस चीज़ का सेट है? ये वेजिटेबल्स का सेट है। किसका सेट है? ये वेजिटेबल्स का सेट है। ठीक है, अगर इसी में मैं एक अमरूद रख देता हूँ, सिंधी में कहते हैं जैतून, गावा इंग्लिश में कहते हैं, वो इन सब्जियों के दरमियान रख देता हूँ, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये सेट तो अभी भी है, सेट तो अभी भी है। गौर कीजिएगा, वो जो सब्जियां शुरू में रखी थी वो सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ तो हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन उनमें फ़र्क भी है। आलू, प्याज, भिंडी, अदरक, हरा धनिया, ये सारी की सारी चीज़ें सब्जियां हैं, लेकिन इन सब में फ़र्क भी है। इसीलिए डिस्टिंक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन उनमें क्या है, वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि वो एक ही नस्ल की हो भाई, वो एक ही नस्ल की हो, वो एक फैमिली की हो। वेल डिफाइंड क्या मतलब है? सेम फैमिली, सेम फैमिली। यहाँ तक तो सही है, सेट ऑफ वेजिटेबल हो गया। लेकिन अगर इसी के अंदर आप जो है वो एक अमरूद रख देते हैं, इसमें एक अमरूद रख देते हैं, अब क्या कहलाएगा? क्या अब सेट कहलाएगा? कलेक्शन तो कहलाएगा, सेट नहीं कहलाएगा। कलेक्शन तो कहलाएगा लेकिन सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो इसके अंदर क्या किया, इसमें आपने एक अमरूद को भी रख दिया। कलेक्शन तो है, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो सेट कहलाएगा। तो क्योंकि अमरूद जो है वो वेजिटेबल नहीं है, इसलिए अब ये जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। अमरूद जो है वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? हाँ, एक और इसको थोड़ा सा बना देते हैं। एक बात तो तय है, हम इसको प्लांट्स तो खैर नहीं कहना है, लेकिन सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि वेजिटेबल्स जो हैं वो भी प्लांट्स हैं, अमरूद जो हैं वो भी प्लांट्स हैं। हालांकि प्लांट्स नहीं है, ये तो प्लांट्स के हासिल शुदा चीज़ें हैं, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं इनके पेरेंट्स तो प्लांट्स ही हैं ना, जहाँ से ये मिले हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सब्जियों के पेरेंट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं और अमरूद जो है वो फ्रूट है, उसका पेरेंट जो है वो भी प्लांट है, तो क्या मैं इसको सेट ऑफ प्लांट्स कह सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, अब कह सकता हूँ। लेकिन सेट ऑफ वेजिटेबल नहीं कह सकता, सेट ऑफ वेजिटेबल नहीं कह सकता, सेट ऑफ प्लांट्स कह सकता हूँ, क्योंकि इन सब का ओरिजिन प्लांट्स है। बात समझ आ गई? अब ये तो हो गई सारी ये बातें। अब आगे चलते हैं यहाँ पर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जितने सवाल बताए गए थे ना, इन सब के जवाब इंशाल्लाह अब मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आपको दे देता हूँ। ये सेट्स हम मैथमेटिक्स की दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, और दूसरी दुनियाओं में भी इस्तेमाल होते हैं भाई। तो हमारे पास मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या है? हमारे पास मैथमेटिक्स की दुनिया में नंबर्स हैं। देखें, घूम फिर के बात आखिर में नंबर्स पे ही आएगी। वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको हम लेटर्स कहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये भी है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको भी हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं। मिसाल के तौर पर 1 से लेके आगे तक आप चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते चले जाएं, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स जो हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 को क्या कहा जाता है? इनका भी मैंने नाम लिखा हुआ है, एलिप्सिस इनको कहते हैं। जो डॉट डॉट है ना, इनको एलिप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिप्सिस कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है एलिप्सिस का? इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, कोई हद नहीं है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ये सब नेचुरल नंबर। अब ये तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डॉट 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 आगे। क्या ये सही लिखा है? अब सेट बता तो दिया, पढ़ने में तो आ रहा है वाकई ये नेचुरल नंबर्स का सेट है,
लेकिन क्या हम इसको इसी तरह लिखते हैं? नहीं, हम सिंबल्स की ज़बान में लिखते हैं भाई, सिंबल्स की ज़बान में लिखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट में पूछ सकते हैं। ये सिंबल्स की ज़बान में लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। डिनोट, डिनोट का मतलब होता है नाम देना, नाम देना। डोनेट का मतलब होता है अतिया करना। डिनोट, कैपिटल लेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिनोट नाम देने के लिए। किनको? नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट, सेट का नाम। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमने कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया, कैपिटल एन, इक्वल का साइन। ठीक है भाई, अब हमें समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर जहाँ भी लिखा होगा वो असल में सेट के नाम को जाहिर कर रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे, अब सेट जो है उसमें सिर्फ सेट का नाम ही थोड़ी ना है, उसमें तो और भी कुछ है। क्या है? आप इसको सेट कह रहे हैं तो सेट कुछ चीज़ों का ही होगा ना, कुछ चीज़ों का ही होगा ना। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, या फिर आप इनको मेंबर्स ऑफ द सेट भी कहते हैं। एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ द सेट क्या है? ये नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हीं की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 या एलिप्सिस। ठीक है, इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सिंबल्स की ज़बान बात कर रहा हूँ, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक नॉर्मल कोई भी सेट में लेता हूँ, यहाँ तो आपको पता है ये नेचुरल सेट है, लेकिन ये क्या है? ए। अब आपको ए से पता तो लग रहा है कि हाँ ये किसी सेट का नाम है, लेकिन कौन से सेट का नाम है भाई? नहीं पता। यहाँ आपको पता लग रहा है कि हाँ ये जो नाम है ये नेचुरल नंबर्स के सेट का नाम है। इसी तरह मैं इसके अंदर आगे ये पैरेंथेसिस बनाता हूँ, ए बी सी डी और ये 1। ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सेट की। सेट की सिंबल्स की ज़बान में नुमाइंदगी है। अगर आपसे बोला जाए कि किसी सेट को आप ज़रा लिखिए सिंबल्स की ज़बान में, तो आप ए को ले लें, बी को ले लें, सी को ले लें, किसी भी लेटर को ले लें, लेकिन कैपिटल लेटर इक्वल का साइन लगाएं। ये दो पैरेंथेसिस जो हैं, जिनको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं, इनका यूज़ करें। अंदर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अंदर जो है इसके, ये सब क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं और ये मेंबर्स हैं। ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स हैं और इनके दरमियान कॉमा आना चाहिए। इनके दरमियान क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। ये रूल्स हैं सारे के सारे। जो सेट को आप लिखते हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपसे MCQs में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो सेट बना के दे दें, बोल दें विच इज़ द करेक्ट वे, कौन सा सही तरीका है भाई बताइए सेट को लिखने का। तो 4 ऑप्शन मिल गए, आप तो फंस जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये बारीकियाँ समझिए। अच्छा हो गया ये सब कुछ, और तो कुछ नहीं है। एक चीज़, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करेंगे कभी भी। ये ए बी सी डी है, इसमें ए एक ही दफ़ा आएगा, दोबारा ए नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रहे। जैसे कि सब्जियों का सेट बनाया था, उसमें हमने जो है वो सब्जियां रखी थी, तो आलू प्याज टमाटर टिंडे सब रखा। आलू एक ही दफ़ा रखेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं रख सकते, इस बात का ख्याल रहे। तो इसी तरह रिपीटेशन नहीं होगी। डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स, रिपीट नहीं करेंगे आप। तीसरी बड़ी अहम चीज़, इसी को मैं यहाँ यूँ भी लिख सकता हूँ, BCAD, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर का मतलब है, एक मतलब तो इसका बनता है हुक्म, दूसरा इसका मतलब बनता है तरतीब, हुक्म या तरतीब। तो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। ओ सॉरी, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। आपकी तरतीब कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए को पहले रख दें, बी को बाद में रख दें, नो टेंशन। लेकिन क्या, आप जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, बीच में कॉमास आने चाहिए। तीसरा, स्मॉल लेटर्स से आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चौथा, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा, इक्वल का साइन। और छठा, सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। ठीक हो गया। ये जो मैंने लिखा है ये किसी भी सेट के लिए लिखा है, किसी भी सेट के लिए लिखा है। लेकिन कोई स्पेसिफिक सेट होगा, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अब ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक ख़ास जो है वो सेट की बात हो रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर क्या एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 एलिप्सिस और ये 1, क्योंकि उसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहा है तो इसीलिए हम एलिप्सिस का यूज़ जो है लाजमी करेंगे, क्योंकि उसने कोई हद नहीं रखी नेचुरल नंबर्स में। हाँ, अगर वो ये कहता सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मिटा दो इसको, नोट करते रहें आप साथ साथ, सब नोट करते रहें। सबसे मुश्किल काम पता है क्या है एग्जाम के अंदर, सवाल को समझना, सवाल को समझना। आपको सवाल ही समझ नहीं आएगा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, सोचिए ज़रा। अच्छा, ये हो गया, अब ये हो गया। तो वो बोलता है नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो एक तो इसका सिंबल आ गया, पैरेंथेसिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस दैट्स इट। अब आप एलिप्सिस नहीं लगाएंगे, उसने बाउंड कर दिया आपको, उसने बाउंड कर दिया, बोला 10 तक लेके जाइए बस सिर्फ। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं और पप्पा और बच्चों की बात कर लेते हैं। पप्पा और बच्चों की। सर पप्पा और बच्चे कहाँ से आ गए बताते हैं भैया आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये पप्पा हैं, ठीक है, और ये चिल्ड्रन, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग सब मैच्योर हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो पप्पा से ही बच्चे आए हैं, पप्पा मम्मा से ही बच्चे आए हैं, ठीक है। अगर ये इनके 6 चाइल्ड हैं, 6 चाइल्ड, 6 चिल्ड्रन, सॉरी 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं इनके। तो देखें, अब गौर कीजिएगा, पप्पा जो हैं ये क्या है, ये भी इंसान है, ठीक है, और चिल्ड्रन क्या है, ये भी इंसान है ना। पप्पा भी इंसान है, चिल्ड्रन भी इंसान है, ठीक है। लेकिन क्या ये बिल्कुल डुप्लीकेट हैं? नहीं, अब आप फंस गए। इंसान तो हैं लेकिन डुप्लीकेट नहीं है। पप्पा और 6 बच्चे जो है ये इंसान तो हैं, एक तरह से मैच करते हैं, लेकिन दूसरी तरह से मैच नहीं करते कि डुप्लीकेट नहीं, एग्जैक्ट कार्बन फोटोस्टेट कॉपी नहीं है। पप्पा और इन 7 ह्यूमंस में डिफरेंसेस है, ये डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इनमें बड़ा कौन सा है, पप्पा बड़े हैं या बच्चे बड़े हैं? ऑब्वियस ही बात है, पप्पा बड़े हैं भाई, पप्पा बड़े हैं, बच्चे जो है वो छोटे हैं। ये बात समझ आ गई। एक और बात समझाता हूँ। पुलिस हमारी सिंध पुलिस, ठीक है, उसमें क्या है, इंस्पेक्टर है, दूसरा है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद तीसरा जो बनता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनता है। इनमें फ़र्क क्या है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब को 1 फूल लगा हुआ है, सब इंस्पेक्टर साहब को 2 फूल लगे हुए हैं, और इंस्पेक्टर साहब को 3 फूल लगे हुए हैं। अब ज़रा दर्जाबंदी देखिए आप, ये भी इंस्पेक्टर, ये भी इंस्पेक्टर, ये भी इंस्पेक्टर, लेकिन छोटे बड़े का फ़र्क आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? एक चीज़ है इसमें, ये सब और फिर सब, सब का क्या मतलब है? सब का मतलब है छोटा। सब का क्या मतलब है? छोटा और उसी का हिस्सा। अब आप समझ गए होंगे। पप्पा से बच्चे आए तो क्या सेट से और उसके बच्चे सेट नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, उनको हम सब सेट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सब सेट कहते हैं, ठीक है। ये सब ये समझाने के लिए किया। तो सर शुरू में ही बता देते, आपने इतनी लंबी तफसील बताई, इसके पीछे लॉजिक है, कोई तो वजह है ना। आखिर हमें सबसेट याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि सबसेट से आगे सारी कहानियाँ दूसरी डेवलप होती हैं। सबसेट,
ठीक है, एक सेट है ए 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3, तीसरा सेट है हमारे पास 1 2, चौथा सेट है हमारे पास 1। और कीजिएगा ज़रा, पहला सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स ये हैं, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीन नज़र आ रहे हैं, इनमें आपको एलिमेंट्स किसके नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 किसके एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स। 1 2 किसके एलिमेंट्स हैं? इसके एलिमेंट्स हैं। 1 किसके एलिमेंट है? इसके एलिमेंट है ना। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये पप्पा सेट है, पप्पा सेट, जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? सुपर सेट, सुपर सेट। ये आप बोल रहे हैं ना पप्पा, बच्चे बता रहे हैं सर ये इससे कैसे, ये याद रखने के तरीके हैं। सुपर सेट को आप बोल दें ये पापा सेट है, पापा सेट, बस ये पापा सेट। और ये जो है ये बच्चे सेट। ठीक है, अब एक और चीज़ थोड़ी सी, अब ये तो सर हो गया, अब हम ये बात बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का, बी जो है वो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे बी, ठीक है, ये एक सी जैसी चीज़ बनेगी, इसको सिंबल कहते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे ए। क्वेश्चन था ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स की ज़बान में अगर आप बताना चाहते हैं कि ये दूसरे सेट का सब सेट है तो आप कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे भाई, ये सी नहीं है, याद रहे सी यूँ होता है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मुकाबले का इम्तिहान है इसलिए एक एक चीज़ नोट की जाती है। सी ऐसा बनता है, ये थोड़ा सा यूँ घूम के, इसको थोड़ा सा लंबा बनाइएगा, ठीक है, और नीचे इसके एक लाइन लगी हुई है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, एक चीज़ और है, पप्पा के बाद बच्चे, अगर हम पप्पा को दादा बना दें, दादाजी, परदादा बना दें तो इसमें क्या हर्ज है? थोड़ा सा गौर करें। पप्पा इसके बच्चा, ठीक है, 1 2 3 है ना इसी में। अब ये जो सी है इसमें थोड़ा सा गौर करें, 1 2, ये जो 1 2 एलिमेंट हैं सी के, वो बी में भी तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बी जो है वो इसके पप्पा हो, बी जो है वो सी का पप्पा हो, और ये जो है वो पप्पा के पप्पा हो। जी बिल्कुल, यही बात है। तो हम इसको एक और नाम से भी याद कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये सी जो है ये बी का भी सबसेट है और ये ए का भी सबसेट है। हम कह सकते हैं कि सी जो है वो इसका बी का भी सबसेट है और सी जो है वो ए का भी सबसेट है। पप्पा सेट जो है वो तो मैं बता चुका हूँ कि उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। अब ये बताना हो कि हमारे पास जो है वो पप्पा सेट जो है वो क्या कहलाते हैं भाई। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो पप्पा के लिए तो एक अलग जो है वो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो अब पप्पा के लिए क्या बताएंगे? ये रे पप्पा, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये सुपर सेट है, तो इसको कैसे बताएंगे? इसको उल्टा कर लें, बस ये ए लिखें, ठीक है, और इसको यूं करें उल्टा सी, और ये नीचे एक लाइन और ये बी। समझ में आ रही है बात? ये क्या बन गया अब हमारे पास? कैसे रीड करेंगे? कोई आपसे बोलता है कि ज़रा सुपर सेट को सिंबल्स की ज़बान में लिखिए कि ए जो है वो असल में बी का सुपर सेट है, और ए जो है वो सी का भी सुपर सेट है, और ए जो है वो डी का भी सुपर सेट है। इसी तरह बी जो है वो ए सी का सुपर सेट है, बी जो है वो डी का भी सुपर सेट है, और सी जो है वो डी का सुपर सेट है। तो ये बताना हो तो फिर कैसे बताएंगे भाई? इस तरह से बताएंगे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अभी देखें आप, वो 20 सवाल जो मैंने निकाले हैं ना, धीरे धीरे उनके जवाब आ रहे हैं। मिटा दूं इसको? अच्छा, और क्या है? आसिफ भाई मुझसे कह रहे थे सर आप जो है वो क्लास 6, 7, 8
तीनों के सेट्स वाले टॉपिक एक ही वीडियो में घुमा दीजिए। अब कैसे घुमा दें भाई, बताएं आप कैसे घुमा दें, कैसे घुमा दें। 4 से 6 महीने आप लोगों को काफ़ी टाइम है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमारे पास कौन सा टॉपिक रह गया? अच्छा, ये हो गया सबसेट, सुपरसेट भी हो गया। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दी। और क्या क्या चीज़ें थी? टेबुलर फॉर्म क्या होती है ये भी ज़रा देख लीजिए। टेबुलर फॉर्म में अभी बता ही चुका हूँ। टेबुलर फॉर्म मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ये क्या है, आप मुझे बताएं सर ये मार्कर है। ये मत बताएं कि इससे हम लिखते हैं, नहीं, ये दूसरा सवाल है। टेबुलर फॉर्म क्या है? अ वे, अ मेथड, अ वे। वे मतलब तरीका, मेथड मतलब तरीका। वे टू राइट और रिप्रेजेंट सेट, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप सेट को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब और भी तरीके हैं? जी बिल्कुल, और भी तरीके हैं। 7 क्लास की मैथमेटिक्स के सेट्स जो है उसका वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो टेबुलर फॉर्म जो है क्या है? एक तरीका है कि आप सेट को लिखते कैसे हैं। इसके लिए पहले ही बता चुका हूँ, सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में, सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में, इक्वल का साइन होगा, एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हैं वो पैरेंथेसिस में आप रखेंगे। नंबर 4 क्या है? एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा यूज़ करेंगे। और 5वीं चीज़, रिपीटेशन एलिमेंट्स की नहीं होगी। इस तरह से इन चीज़ों को देखते हुए जो आप सेट लिखते हैं इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, जो कि अभी मैं लिख ही रहा था, यही वाली, ये जो है A = 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये जो है आपके पास, ये क्या है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर? मिटा दूं? अच्छा, अब हमारे पास जो है वो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो कैसे लिखूँगा? 1 बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक़ है, बिलोंग्स का मतलब ताल्लुक़। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये अगर मुझे लिखना हो तो मैं इतनी तकरीर मैंने लिख दी, इससे बेहतर ये कि मैंने 1 लिखूँ। ये ई जैसा सिंबल है, ये ई नहीं है, ई से मिलता जुलता एक सिंबल है, इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहते हैं इसको। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। याद रख लीजिए, हम फंस इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें सिंबल्स की ज़बान नहीं आती, हमें सिंबल्स की ज़बान नहीं आती। इसको एप्सिलॉन कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान का, यूनानी ज़बान का, जैसे उर्दू में है, सिंधी में है हमारे अलिफ बे, इसी तरह इंग्लिश में है ABCD, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीस जो मुल्क है यूरोप का, वहाँ की लैंग्वेज को ग्रीक कहते हैं। कदीमी ज़बान है, बहुत पुरानी है, एंशेंट लैंग्वेज है, तो वहाँ की ज़बान को ग्रीक लैंग्वेज कहा जाता है। उसके भी लेटर्स होंगे, तो उनके जो लेटर्स हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, ओमेगा, एप्सिलॉन, अपसिलॉन, एक अपसिलॉन भी है, वो यू से आता है, ठीक है, ओमेगा, लैम्डा, फाई, ये। तो ये जो है वो, ये वो सिंबल ई, ये क्या है? इसको एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। तो क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या है? इसमें है 1 2 3। अगर मैं कहता हूँ टी जो है, क्या वो ए से बिलोंग करता है? टी बिलोंग्स टू ए? नो, टी तो कहीं है ही नहीं उसके अंदर। ए में कहीं टी नज़र आ रहा है आपको? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि टी जो है वो एक अब लकीर लग जाएगी, कट्टम लग जाएगा, कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू ए।
ये जो सिंबल है ये डज नॉट के लिए आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू, ये लग जाता है। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर। अब हमारे पास जो है वो और क्या है इसके अंदर, ये नल ऑब्लिक वॉइड या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये कौन सा सेट होता है, नो एलिमेंट, इसको हम कहते हैं खाली सेट। खाली सेट, तो हमें ये बताना हो कि ये सेट खाली है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हम हमारे जहन में बात आनी चाहिए ना कि यार इसको हम खाली क्यों कहते हैं, ये इसको कैसे लिखते हैं हम। जैसे कि ये ए जो है अगर खाली सेट है, ए जो है वो अगर खाली सेट है तो कैसे लिखेंगे, दो तरह से लिख सकते हैं। या तो आप इन पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, क्या हो गया, या फिर आप इसको, यही ग्रीक एक सिंबल है, इसको फाई कहते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, PHI फाई, ये भी ग्रीक सिंबल है। ठीक है भाई, इसको फाई बोलते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल सेट को या वॉइड सेट को या एम्प्टी सेट को। आप एम्प्टी सेट बोल दें या नल सेट बोल दें या वॉइड सेट बोल दें, ये कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है। क्यों इस्तेमाल करते हैं ये बताता हूँ अभी। तो ये हो गया। अब ये तो ज़बानी कलामी बात हो गई ना, हम तो सिंबल्स की ज़बान में बात है। यही बात अगर मैं सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि भाई ए जो है वो खाली सेट है, तो मैं ए इज़ इक्वल टू दो पैरेंथेसिस लगा दूंगा, या ए इज़ इक्वल टू ये फाई का सिंबल लगा दूंगा, इसका मतलब खाली सेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो खाली बता रहा है ना आपको, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा समझिएगा, ध्यान लगाइएगा थोड़ा। हालांकि मुझे अभी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ सुन ही लें आप, ज़बान चलती है तो वह रुकती नहीं है भाई, क्या करें। ये ज़ीरो है, ये सिंबल क्यों आया आखिर, ये इसलिए आया क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स जो है सिंबल्स की ज़बान है। आप ये बताना चाहते हैं ये 2 है, ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें हैं, यहाँ 4 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं। अगर आप ये बताना चाहते हैं यहाँ कोई चीज़ नहीं है, नो, अब इसके लिए क्या कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या, करेंगे भाई। ये रहा वो सिंबल, इसको हम ज़ीरो का सिंबल कहते हैं। ज़ीरो का सिंबल आपको यही बताता है कि देयर इज़ नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। ये नंबर्स की ज़बान हो गई। जब हम सेट्स को सेट्स के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, देखिए आप 2 + 2 कर रहे होते हैं ना, जवाब क्या आता है 4, यहाँ तो नंबर हो गए। अगर 2 सेट्स को प्लस करना हो तो A + B, 2 सेट को आप प्लस कर रहे हो तो, अब जब यहाँ पर आपने प्लस किया तो 4 आ गया। यहाँ पर अगर ये आ जाए प्लस का 4 और माइनस का 4, क्या करेंगे, काट देंगे, 0 आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगर जब आप 2 सेट्स को आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जब आप इसको सॉल्व करते हैं सेट्स को, तो एक जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव सेट्स की वैल्यूज़ हैं, तो ये कैंसिल होके आपको ये बताएगा। अब इन ये सेट्स जो हैं जब ये कैंसिल होंगे तो इनसे जो नया सेट बनेगा वो भी सेट ही होगा, लेकिन हकीकतन वो सेट, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कैंसिल ही हो गया है। एक सेट ने दूसरे सेट को कैंसिल कर दिया। लेकिन अब ये बताना चाहते हैं कि अब कोई सेट नहीं बचा तो उसके लिए भी तो कोई सिंबल चाहिए ना, तो उसको ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि अब यहाँ कोई सेट नहीं है, नल सेट, वॉइड। बात समझ आ गई। ये लॉजिक है इसके पीछे का। बस ध्यान में आता है नल सेट क्यों, ये एम्प्टी सेट की ज़रूरत क्या है, आखिर क्या करना है, ये करना है भाई। सेट्स को इंटरेक्ट करेंगे, रिजल्ट अगर 0 सेट आता है, कोई सेट ख़त्म हो गया, मतलब उसके एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, तो फिर आप इसको बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आप इस तरह से बताएंगे। समझ में आ रही है बात, आप इस तरह से बताएंगे कि देयर इज़ नो सेट मीन्स देयर इज़ नो एलिमेंट। ठीक है, सिंगलटन क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगलटन 1 एलिमेंट, आसान सा है। सिंगलटन सेट, ये कौन सा सेट है भाई, ये भी सवाल मैंने पूछा था। ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ नल सेट को शामिल मत कीजिएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट को यहाँ शामिल नहीं कीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो एक एलिमेंट वाला कोई सेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या है। दोबारा सबसेट की तरफ चलते हैं, दोबारा सबसेट की तरफ चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं, सबसेट की तरफ। B इज अ सबसेट ऑफ A। सही बात है, B को देख लीजिए, इसके जो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ से 1 2 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इसी से हैं। 1 2 3 एलिमेंट्स किससे हैं, इसी से हैं। तो ये क्या है हमारे पास, पापा, पापा है। और ये हमारे पास क्या है, बच्चा सेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सब सेट। क्या कहते हैं, सब सेट। तो इसको कैसे लिखेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अब बात यह है कि ये सबसेट जो है वो कितने बन सकते हैं, आपने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सबसेट कितने बन सकते हैं। अपेरेंटली इसके लिए फॉर्मूला भी है एक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक तो हमने ये सबसेट बना दिया, दूसरा सबसेट एक और बना देते हैं 1 2, तीसरा सबसेट जो है वो एक और बना देते हैं 1, ठीक है। एक सबसेट ये हो गया, दूसरा सबसेट ये हो गया, तीसरा सबसेट ये हो गया। एक और सबसेट जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहेंगे E इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ये तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है ना। ये ए में देखें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ई में देखें क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 1 2 3, सी में क्या है 1 2, डी में क्या है 1। तो ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, इनमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, प्रॉपर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, प्रॉपर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। प्रॉपर डिफरेंस, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ठीक ठीक, बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें देखें आप क्या डिफरेंस है, यहाँ से ई में देखें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, पप्पा से कितना मैच कर रहा है ये। एक बच्चा ऐसा है पप्पा का जो एग्जैक्ट कॉपी है पप्पा की, तो दोनों को खड़ा करने तो समझ में नहीं आ रहा कि पप्पा कौन है बच्चा कौन है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है ये पप्पा का नाम ए है, बच्चे का नाम ई है। तो सबसेट तो हम वो देखते हैं जिसमें हमें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आए ना, प्रॉपर डिफरेंस नज़र आए। तो ये जो सबसेट्स हैं इनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे इनको, इन तीनों को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे इनको, प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई, जिसमें प्रॉपर आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आए। अब क्यों, अब यहाँ पर इसमें देखें ई जो है उसमें क्या है, ई में जो है हमारे पास ये है, तो ये भी सबसेट, क्या इसका बच्चा नहीं है क्या, बच्चा तो है भाई, बच्चा तो है। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है, सबसेट तो है, इम्प्रॉपर है। अब कोई आ जाता है मिलने बुलाने वाला, पता ही नहीं चल रहा पप्पा आए हैं या बच्चा आया है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ में आ गई बात। तो ये जो है वो प्रॉपर सबसेट है और ये जो है वो ई वाला इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये तो ज़बानी कलामी बात हो गई, क्योंकि सिंबल्स की ज़बान जानते हैं, सिंबल्स में कैसे लिखेंगे। बी को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है ए का, सी को हम कहेंगे कि ये भी प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है, और डी को हम कहेंगे कि ये भी प्रॉपर सबसेट है ए का। लेकिन ई जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई, वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
मेरे ख्याल में यही करेंगे, नीचे से सिर्फ इसकी लाइन जो है वो हट जाएगी। भाई देख लेने दीजिए, बेसिकली मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। ग्रुप में बता दूंगा कि ये कैसे वीडियो बना रहा हूँ, बस ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है तो ये वीडियो बन रही है, वरना बहुत तबीयत डाउन है, इसलिए मेरा जहन भी अभी अपनी जगह पर नहीं है। तो एडवांस में माजरत आप लोगों से, ठीक है भाई। पेपर का भी यूज़ करना पड़ रहा है और देखना भी पड़ रहा है, क्योंकि डाउट हो रहा है कि भूल ना जाऊँ। बहरहाल भाई हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा सबसेट आ जाओ भाई ज़रा, सबसेट। हाँ यही है भाई, यही है बिल्कुल। हम जो है वो प्रॉपर सबसेट को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे की ये किसके लिए है, हाउ टू राइट सिम्बॉलिकली ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ये हमारे पास जो है वो बल्कि ये जो है ना ये, हाँ ये सही है, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इम्प्रॉपर सबसेट नहीं भाई, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए नहीं, ये नहीं होगा। मैं भूल गया भाई, मैं भूल गया, और मैं वीडियो वगैरह एडिट नहीं करता, रियली सॉरी, मैं भूल गया। तो ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा आप। चलें, इससे आपको याद भी रहेगा कि सिंबल जो है वो कौन सा होता है, सिंबल कौन सा होता है। रियली मुझे सॉरी, मुझे तबीयत सही नहीं है तो मैं भूल गया, ठीक है। वीडियो वगैरह एडिट नहीं करूँगा मैं, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। इसी को अपलोड करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ा, ज़रा हेल्प कीजिए कि किस सिंबल से हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। चलें ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ इसको। अच्छा भाई, और क्या है इसके अंदर हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, ये लास्ट टॉपिक है, बस मैं थक गया भाई, अभी काफ़ी चीज़ें हो गई। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, मज़ीद गलतियां ना हो जाएं या भूल ना जाऊं, इसलिए इतना ही काफ़ी है। इक्वल सेट ए इज़ इक्वल टू बी, बिल्कुल। इक्विवेलेंट सेट सी इज़ इक्विवेलेंट टू ए। ये जो सिंबल है इसका भी एक नाम है, मैंने लिख रखा है, इसको हम जो है वो कहते हैं टिल्ड, ये इसका नाम इस सिंबल का, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि तकरीबन बराबर बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तकरीबन बराबर बराबर। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क, इक्वल का मतलब है सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट हो। ध्यान लगाइएगा ज़रा यहाँ पर, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। सेम एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पर ए में क्या है 1 2 3 4, और बी में हमारे पास क्या है 2 1 3 और 4। देखें ऑर्डर का मैं बता चुका हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1 3 4 या 1 2 3 4, तो सेम एलिमेंट हैं। तो सेम एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं ए बराबर है, ए इज़ इक्वल टू बी या बी इज़ इक्वल टू ए, आप ये भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या है, अब ज़रा इक्विवेलेंट भी बता दूं आपको, यहीं बता देता हूँ साइड में, ताकि डिफरेंसेस सामने रहे। इक्विवेलेंट में हमारे पास ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है ए बी सी डी। ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। इक्वल सेट के अंदर उसने कहा सेम एलिमेंट होने चाहिए। भाई यहाँ देखें सेम एलिमेंट नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी है, लेकिन तादाद बराबर है। यहाँ भी कितने हैं 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो जहाँ तादाद की बात आ जाए, तादाद की क्वांटिटी की बात आ जाए, सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी या नंबर, तो हम उसको क्या कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर इस कंडीशन में हम कह सकते हैं
ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है बड़ा मज़ेदार किस्म का, बच्चे वहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े टेंशन में आ जाते हैं। वो क्या है, इस पे हम वीडियो अपनी ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब वो मुझे भी याद आ जाए भाई, सेंसेस थोड़ा आउट लेफ्ट राइट हो गए मेरे। वो कहता है कि हर इक्वल सेट जो है वो, हर एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज आल्सो इक्विवेलेंट। हैरत अंगेज बात, हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट भी है। ध्यान लगाइएगा जरा, हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट भी है। कैसे, देखें यहाँ पर इक्वल क्या कह रहा है, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट में क्या कह रहा है, सेम तादाद होनी चाहिए। तो सेम तादाद भी तो है भाई, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं। इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद को देखते हैं ना हम, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बराबर है बी के, और ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के भी। इसीलिए उसने कहा एवरी इक्वल सेट इज आल्सो इक्विवेलेंट सेट। ठीक हो गया। बट लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता, हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। नो, ये देखें, अब इक्विवेलेंट तो है, क्यों, तादाद देख लें, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बड़ा अहम सवाल है जो बार बार आ जाता है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल की शर्त है सेम एलिमेंट होने चाहिए। सेम नहीं है भाई, डिफरेंट है। समझ आ गई बात। इक्विवेलेंट में सिर्फ तादाद देखी जाती है, भले कोई सी भी नस्ल के हों, लेकिन इक्वल में ऐसा नहीं होता। इक्वल में बोलते हैं एक ही नस्ल के होने चाहिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जम के तैयारी कीजिए। इसकी फर्दर तैयारी हमारे ग्रुप्स में चल रही है। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, शेयर कीजिए हमारे पास जितने भी बच्चे हैं। और ये लेक्चर जो है वो 6 की मैथ्स का ही नहीं है, बल्कि मैट्रिक वाले भी इसको देखें। 9 मैट्रिक में जो पढ़ रहे हैं वो भी देखें इसको। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।